Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, Asia Physical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पार्ट 1 में. पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम सदर्न प्लेट्यूज से. हम देखते हैं सदर्न प्लेट्यूज को. डायरेक्शंस आपको पता है, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं. ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो सपोज़ करो अगर यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड ख़त्म होते हैं, सपोज़ करो ये सेंट्रल हाईलैंड का एरिया था, अब यहाँ पर ख़त्म हो गए, तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमें मिलेंगे हमारे सदर्न प्लेट्यू. सदर्न प्लेट्यू किसके साउथ में? सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में. ठीक, कोई बात. These plateau lie to the south of Central Highland. सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमें मिलेंगे सदर्न प्लेट्यू, और ये साउथ एशिया का बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं. ये किससे बने? ओल्ड, हार्ड और क्रिस्टलाइन रॉक से. ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लेट्यूज होते हैं ये अपलिफ्टेड प्लेन होते हैं. जैसे ये प्लेन्स हैं, अपलिफ्टेड एरियाज होते हैं, थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं, अपलिफ्टेड होते हैं. ठीक हुई बात. तो प्लेट्यूज क्या होते हैं? अपलिफ्टेड एरियाज होते हैं. ये किससे बने होते हैं बच्चा? ओल्ड, हार्ड और क्रिस्टलाइन रॉक से. किससे बने हैं हमारे प्लेट्यूज? ओल्ड मतलब पुरानी, हार्ड मतलब मजबूत, क्रिस्टलाइन रॉक से ये बने हुए हैं. ठीक है, आप जब रॉक सॉल्ट को देखते हैं तो रॉक सॉल्ट को देख के जो फील आता है ना, यार ये क्रिस्टल की तरह है, उसी तरीके से संरचना, उसी तरीके से बनावट होती है हमारी प्लेट्यूज की. जब आप इनको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो आपको उसी टाइप का दिखेगा. चलो, इन्हें हम ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म भी कहते हैं अर्थ का. प्लेट्यूज आर नोन एज ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द ऑन द अर्थ. ये जो प्लेट्यूज हैं ये डाइसेक्टेड है, कटे छटे फटे हैं, कहीं पर से भी टूटे हुए हैं. ठीक है, रग्ड लैंडफॉर्म से. प्लेट्यूज को हम डाइसेक्टेड लैंडफॉर्म भी कह सकते हैं, रग्ड लैंडफॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, डाइसेक्टेड मतलब कहीं से भी कटे छटे हैं, रग्ड मतलब अनइवन है, कहीं पर भी हिल्स मिल जाएंगी, फिर आपको प्लेन मिल जाएगा, फिर कहीं से भी वो डाइसेक्टेड होगा, मतलब टूटे फूटे भी हैं, कटे छटे भी हैं और अनइवन है. दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़े बड़े हैं. अब हम प्लेट्यूज को पढ़ना चालू करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे प्लेट्यूज को, फिर धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाएंगे? ईस्ट. ठीक है बात. चलो, तो फर्स्ट प्लेट्यू हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ अरेबिया. मतलब एक्सट्रीम वेस्ट वाला प्लेट्यू कौन सा हो गया? प्लेट्यू ऑफ अरेबिया. ये एंटायर अरेबियन पेनिनसुला को कवर करता है. ठीक है बात. विथ स्टीप स्लोप इन द वेस्ट, वेस्ट में स्टीप स्लोप है और जेंटल स्लोप है नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको कैसा मिलेगा? जेंटल स्लोप. देखो बात करें, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट. तो वेस्ट में इनका जो स्लोप होगा बेटा ये कैसा होगा? स्टीप. पर नॉर्थ ईस्ट में इनका जो स्लोप होगा, ये नॉर्थ है और ये वाला पार्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में एक जेंटल स्लोप आपको देखने को मिलेगा. ठीक हुई बात. चलो, इट एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? ये रेड सी से पर्शियन गल्फ तक फैले हुए हैं. पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो कवर करता है. स्टीप स्लोप किस साइड है? वेस्ट की साइड में. और नॉर्थ ईस्ट में जेंटल स्लोप मिलेंगे. रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक मिलेगा अरेबियन पेनिनसुला. ये जो रीज़न है ये ड्राई है और यहाँ पर रिवर्स नहीं है. डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, या कई बार बारिश नहीं भी होती, पूरा साल निकल जाता है पर बारिश नहीं होती, तभी तो डेजर्ट है बेटा. अगर बारिश होती तो डेजर्ट कैसे रहता? तो अरेबिया में क्या क्या ध्यान रखोगे? इट एक्सटेंड ओवर द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला. पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैला हुआ है. स्टीप स्लोप है वेस्ट की तरफ और जेंटल स्लोप है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. ये रेड सी से पर्शियन गल्फ तक है. ये रीजन ड्राई है, यहाँ पर कोई रिवर नहीं है. इसका जो क्लाइमेट है वो डेजर्ट टाइप का है, और क्लाइमेट अगर डेजर्ट टाइप का मतलब बारिश या तो होगी नहीं या होगी तो बहुत कम होगी. चलो, अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. बेटा इंडिया का ये जो पार्ट है इसको पेनिनसुला कहते हैं. पेनिनसुला किसको कहते हैं? जरा मेरी बात ध्यान रखना. पेनिनसुला वो एरिया है जो तीनों साइड से पानी से ढका हो. तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है अरेबियन सी. तीनों साइड से पानी से ढके हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. और चारों साइड से ढका हो तो आइलैंड. पर ये चार नहीं है ना, 3 साइड से ढका हुआ है, यहाँ तो लैंड से कवर्ड है. चलो, तो आपको पता ही होगा ना, इस साइड हमारे चाइना है या पाकिस्तान है, ऊपर छोटा सा टुकड़ा अफगानिस्तान से भी टच होता है. तो ऊपर वाला पार्ट हमारा लैंड लॉक्ड है और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हम 3 साइड से समुद्र से पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं इंडिया के सदर्न पार्ट को पेनिनसुला. चलो, इट लाइज इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ पार्ट में है.
किस किस के बीच में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ये रहा, इधर नहीं बनाते, यहाँ बनाते। तो ये यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर है हमारा पेनिनसुला। ठीक है बात, पूरा पार्ट क्या है, पेनिनसुला। ये रहे ईस्टर्न घाट, ये रहे वेस्टर्न घाट, और बीच में है पेनिनसुला। चलो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, वॉल्केनिक एरप्शन हुए होंगे, लावा निकला होगा, और लावा जब ठंडा होकर जम गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो बने थे हमारे प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, वो किससे बना, लावा के सॉलिडिफाई होने से। लावा देखो, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो बहुत गर्मी होती है उस पर्टिकुलर रीजन पर, धीरे धीरे बाहर के टेम्परेचर में जब लावा बाहर आता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। हंस इट इज नोन एज लावा प्लेट्यू। ऑब्वियस सी बात है, लावा से बने हैं तो लावा प्लेट्यू कहने में क्या बुराई है। इट राइजेज स्टेपली इन द वेस्ट, वेस्ट से थोड़े से उठे हुए हैं, along the Arabian Sea and slopes gradually and gently to the east। इसका प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है बच्चा, कि यहाँ से ये उठे हुए हैं और यहाँ पे इनका जेंटल स्लोप है। ये कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि जितनी भी रिवर का ओरिजिनेशन यहाँ पर होता है बच्चा, वो सारी की सारी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती हैं। तो पानी कहाँ बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं बहता। मतलब ये ऊंचा स्थान होगा, थोड़ा सा हाइटेड होगा, और यहाँ पर स्लोप होगा। तो फिर से बात ध्यान से सुनना कि इट राइजेज स्टीपली इन द वेस्ट, वेस्ट में ये राइज है, अरेबियन सी की तरफ से थोड़ा सा ऊंचे हैं, और ग्रेजुअल स्लोप है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट की तरफ ऊंचे हैं और इसकी तरफ थोड़े से नीचे हैं। चलो, इट इज़ हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में है हायर, और लोअर है ईस्ट में। इट इज़ अ मानसून लैंड, कैसा लैंड है ये, मानसून लैंड है, मानसून लैंड है ना। बहुत सारी रिवर हैं वेस्टर्न घाट से जो फ्लो करती हैं ईस्ट में, ड्यू टू स्लोप ऑफ लैंड। वेस्ट से जितनी भी रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो किसकी तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि स्लोप है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ भी बहता है। इट इज़ हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यू एज इट कट अप बाय लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बहुत ही कटा छटा प्लेट्यू है। अब कटा छटा क्यों बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में क्यों है, क्योंकि बहुत सारी रिवर हैं जो वेस्ट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट में जाती हैं। तो रिवर जहाँ जहाँ से जाती हैं वहाँ वहाँ लैंडफॉर्म को कट करती हुई जाती हैं। कुछ जो रिवर हैं यहाँ की, वो है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तापी और नर्मदा। तो बेटा तापी और नर्मदा को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये जो रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। समझ में आई बात। जैसे मैंने अभी बोला कि भले ही मैंने गोदावरी बोला, कृष्णा बोला, कावेरी बोला, ये बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, ईस्ट फ्लोइंग है। बाकी हमारी नर्मदा का ओरिजिन होता है और ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। तापी भी कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में। तो नर्मदा तापी अरेबियन सी में ड्रेन होगी, जबकि के कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी। यहाँ पर है अरेबियन सी। चलो, और कुछ बताना है क्या, नहीं, चलो होगी। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ शैन एंड यूनान। तो अब हम पढ़ेंगे शान एंड यूनान, शैन एंड यूनान के प्लेट्यू को। किसको, शैन एंड यूनान के प्लेट्यू को। जो शैन, तो जो शान प्लेट्यूज हैं ये कहाँ पर हैं, नदर्न म्यांमार में। म्यांमार के नॉर्थ पार्ट में मिलेंगे हमें शान प्लेट्यू। इट्स स्लोप इज साउथवर्ड, इसका स्लोप जो है वो कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ है। एंड इट इज़ फॉरेस्टेड, पूरे प्लेट्यू में फॉरेस्ट है। ठीक है बात, स्लोप साउथ की तरफ है। और जो शान प्लेट्यू ये कहाँ पर मिलेगा आपको, नदर्न म्यांमार में। शान और यूनान प्लेट्यू को हम पढ़ रहे हैं, तो जो शान प्लेट्यू वो कहाँ पर मिलेगा, नदर्न म्यांमार में मिलेगा। इसका स्लोप साउथ की तरफ है और इसमें फॉरेस्ट है। इट इज़ कट थ्रू द इरावदी रिवर, इट इज़ कट थ्रू बाय इरावदी रिवर। इसको कट कर देती है इरावदी रिवर। कौन सी रिवर बेटा, इरावदी रिवर। जो यूनान प्लेट्यू है वो एक्सटेंड करता है अक्रॉस सदर्न चाइना, पूरे सदर्न चाइना में और नदर्न थाईलैंड में। अब देखो, सदर्न चाइना में और चाइना के साउथ वाले पार्ट में और थाईलैंड के नॉर्थ वाले पार्ट में जो प्लेट्यू हमें मिलने वाला है वो कौन सा है, यूनान प्लेट्यू। शान प्लेट्यू कहाँ मिलेगा हमें, म्यांमार के नॉर्थ पार्ट में मिलेगा। इसका स्लोप किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है, फॉरेस्ट। और इसको काटने वाली जो रिवर है वो कौन सी है, इरावदी रिवर। ठीक हुई बात। अब हम बात करेंगे यूनान प्लेट्यू। तो यूनान प्लेट्यू मिलेगा हमें चाइना के साउथ में, थाईलैंड के नॉर्थ में।
द मैकोंग एंड शाल्विन रिवर मेक डीप वैली इनटू फॉरेस्टेड यूनान प्लेट्यू। और जो फॉरेस्टेड यूनान प्लेट्यू में भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, और उस फॉरेस्ट वाले प्लेट्यू को डीप वैली बना देती हैं। उसमें कौन? मैकोंग रिवर और शाल्विन रिवर। ठीक है बात। मैकोंग रिवर, शाल्विन रिवर क्या करती हैं? डीप वैली बना देती है फॉरेस्टेड यूनान प्लेट्यू में। इट्स स्लोप इज साउथवर्ड, इसका स्लोप भी साउथवर्ड ही है। दीज आर हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू का मतलब क्या होता है बच्चा? कटे छटे, कहीं पर भी हील्स आ जाएंगी, कहीं पर भी फिर खाई आ जाएगी, फिर टुकड़ा एक आपको प्रॉपर मिलेगा, फिर दूसरे में फिर कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब कटे छटे हैं ये, है ना, प्लेन्स की तरह नहीं है। चलो, तो हमने दो प्लेट्यूज पढ़े, एक शान और दूसरा यूनान। शान को कट करने वाली रिवर है इरावदी, पर वहीं पर डीप वैलीज बनाती है यूनान प्लेट्यू में कौन कौन सी रिवर? मैकोंग और शाल्विन। ठीक है बात। ये दोनों ही बहुत ही डाइसेक्टेड प्लेट्यू हैं। अब हमें डिस्कस द फॉलोइंग करना है। विच माउंटेन इज नोन एज हेवनली माउंटेन? तो वो है तियान शान। तियान शान। और हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? हिमालयन रेंज में। चलो, जो प्लेट्यू है ईरान का, वो किस किस के बीच में आता है बच्चा? एक तरफ मिलेगी उसको, तो बेटा इसका जो नॉर्थ है, नॉर्थ में मिलेगा आपको एल्ब्रूस, साउथ में मिलेगा जैग्रूस। ठीक है बात। नॉर्थ में एल्ब्रूस है और साउथ में जैग्रूस है। ठीक है बात। तो प्लेट्यू ऑफ ईरान किस किस के बीच में? एल्ब्रूस और जैग्रूस माउंटेन के बीच में। देयर आर नो फिश इन द वाटर ऑफ अराल सी एंड इट्स शोर्स आर बैरन एंड इनहेबिटेड। तो बेटा कोई फिश नहीं है अराल सी के पानी में, और यहाँ के शोर्स हैं जो बैरन है, अनइनहेबिटेटेड है। तो बिल्कुल सही, ट्रू। क्यों ट्रू है बेटा? क्योंकि अराल सी में सैलिनिटी ज़्यादा है, मतलब जो नमक का क्वांटिटी है पानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर कोई फ़िश भी नहीं रहती, क्योंकि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, और शोर्स भी हैं जो अनइनहेबिटेड है। ठीक है बात। और कुछ साइट्स पे आप पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो अराल सी है धीरे धीरे वो सूखती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब ख़त्म होती जा रही है। फिर इंटर माउंटेन प्लेट्यूज आर फॉर्म बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। हाँ, ट्रू। चलो, अब हम देखेंगे ये इसका पता चल गया ना, इंटर माउंटेन प्लेट्यू दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ही होते हैं, तो इसका आ जाएगा ट्रू। इसका भी ट्रू ही है, क्योंकि वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, इसलिए मछलियाँ नहीं रहती। फिर प्लेट्यू ऑफ ईरान के एक साइड में जैग्रूस मिलेगा, एक साइड एल्बरूज मिलेगा, और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और ये हिमालयन रेंज में है। किस माउंटेन को हम हेवनली माउंटेन बोलते हैं? तो तियानशान। चलो, नेम द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट प्लेट्यू है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। इसका दूसरा नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तिब्बतन प्लेटो। चलो, अब हम ग्रेट रिवर बेसिन को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ग्रेट रिवर बेसिन्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होते हैं एशिया के ग्रेट रिवर बेसिन, सबसे इम्पॉर्टेंट। इन्हें हम क्रेडल भी कहते हैं सिविलाइजेशन का, क्योंकि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुई है वो सब रिवर बेसिन्स पे ही हुई हैं। ये जो बेसिन्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक, कोई बात। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ एशिया। एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ग्रेट रिवर बेसिन्स ही हैं। इन्हें क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, मतलब बहुत सारी महान सभ्यताएं यहीं पली बड़ी, फ्लरिश की। ये जो बेसिन्स है इनमें बहुत ज़्यादा जो सॉइल है वो फर्टाइल है। मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, और ह्यूज सोर्स हैं। किसका ह्यूज सोर्स? पानी का। अब रिवर के पास में है तो इसी बात है, पानी तो बहुत ज़्यादा होगी। ये बनते हैं एल्यूवियल सॉइल से, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल है वो कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल। तो दीज आर मेड अप ऑफ फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल। दे आर वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको इन्हीं रीजन्स में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, पानी की कोई कमी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं तो रहते हैं जहाँ खेती भी हो, पानी भी हो। बहुत सारी जो वर्ल्ड की रिवर्स हैं वो इसी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इस जगह की जो रिवर्स हैं वो स्नो कवर्ड माउंटेन एरियाज से।
क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया क्यों है? ज़मीन फर्टाइल है और पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कोई कमी नहीं है क्यों? क्योंकि जो जितनी भी रिवर हैं जो ओरिजिनेट होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? स्नो कवर्ड माउंटेन्स। मतलब वो रिवर का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? पेरिनियल रिवर होगी। मतलब वो रिवर जिसमें पूरा साल पानी होता है। हर वो रिवर जिसका ओरिजिनेशन माउंटेन से होता है उसमें पूरा साल क्या रहता है बेटा? पानी। तो यहाँ पर है पेरिनियल रिवर्स क्योंकि वो स्नो कवर्ड माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। इन रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। ये अपने साथ बहुत बड़े क्वांटिटी में सिल्ट लेके आती हैं और इनको वैलीज़ में डिपॉजिट कर देती हैं और वो जो सिल्ट होता है बहुत ही अब अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में जो मेजर रिवर बेसिन्स है वो कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल हाईलैंड और सदर्न प्लेट्यू के बीच में। जब मैंने सदर्न प्लेट्यू आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था ना कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है सदर्न प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है सदर्न प्लेट्यू और सदर्न प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में जो जगह है हाँ वहाँ पर हैं हमारे ग्रेट रिवर बेसिन्स। ठीक है बात? चलो तो इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन्स को देखेंगे हम एशिया के। पहले रिवर बेसिन किसको देख रहे हैं हम बच्चा? टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर। द वैली ऑफ रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस कहाँ पर? इराक में। एंशिएंट टाइम में इसे मेसोपोटामियन प्लेन भी कहा जाता था। मेसोपोटामियन प्लेन क्यों कहा जाता था? क्योंकि मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है बिटवीन द रिवर्स। तो दो रिवर, एक टिग्रिस और यूफ्रेटिस, उसके बीच की जो जगह है उसे क्या कहते हैं? मेसोपोटामियन प्लेन। ये जो रिवर है ये डोमिनेट करती हैं इराक को और वापस से फाइनली मिलती मतलब इनका माउथ कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में है। ठीक है बात? ये पूरे कंट्री में फ्लो करती हुई देख फ्लो अक्रॉस द कंट्री एंड बोथ द रिवर मीट एट शत अल अरब। कहाँ पर मिलती है? शत अल अरब। टिग्रिस भी अपने रास्ते पूरी कंट्री में चली जा रही है, यूफ्रेटिस भी अपने रास्ते पूरी कंट्री में चली जा रही है। मिलेंगे कहाँ पर? शत अल अरब में। ठीक है बात? और बेटा ये रिवर बनाती है बहुत ही फर्टाइल प्लेन जिनका यूज़ होता है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ये जो एल्यूवियल प्लेन बनाती हैं ये दोनों रिवर, इस पर्टिकुलर जो एल्यूवियल प्लेन है वहाँ पर एक्सटेंसिवली क्या होता है? एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे द वैली ऑफ रिवर इंडस। तो जो वैली है इसको बनाने वाली है मेन रिवर इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। ठीक है बात? तो रिवर इंडस वैली पढ़ के समझ में आया होगा कि इसको बनाने वाली रिवर इंडस होगी। ठीक है, पर उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और कितनी ट्रिब्यूटरीज है? 5। रवि, झेलम, ब्यास, सतलज, चेनाब। जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक तिब्बत में। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ मिलेगा तुम्हें? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में कहाँ पर? मानसरोवर लेक से। और ये ड्रेन कहाँ करती है? अरेबियन सी में। देखो देखो देखो, जैसे ये हमारे इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ एंटर करके फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। और फिर ड्रेन कहाँ करती है? अरेबियन सी में। ये रास्ता है इसका। इसको हमारे इंडिया से 5 ट्रिब्यूटरीज मिलती है, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज और चेनाब। ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर लेक से। ड्रेन कहाँ करती है? इसका माउथ कहाँ बनेगा फिर? अरेबियन सी में। सोर्स कहाँ पर है? मानसरोवर लेक में। ये बहुत बड़े पार्ट को कवर करती है इंडिया के और पाकिस्तान के। ये दोनों ही कंट्री में, इंडिया की बात करें तो भी पाकिस्तान की बात करें, दोनों में ही बैकबोन है किसका? एग्रीकल्चर का एंड फूड प्रोडक्शन का। ठीक हुई बात? बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन इन बोथ द कंट्रीज। ठीक हुई बात? अच्छा, जब हम रिवर इंडस की बात करें तो हम उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात करें तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है बचा पंजाब में। ठीक हुई बात? तो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैली ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये बनाने वाली रिवर है मेन रिवर गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ कहाँ पर भी? इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। अब बेटा एक बात बताएं कि अगर इंडस रिवर है तो वो इंडिया में भी ड्रेन कर रही है और सॉरी इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है बात? ड्रेन नहीं कर रही, ड्रेन तो वो अरेबियन सी में कर रही है। अब जैसे ये रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इंडिया में भी और ये बांग्लादेश में भी है। तो मेरी बात समझो बेटा, ये पूरा एक इंडिया ही था। ठीक हुई बात? इंडिपेंडेंस के पहले पाकिस्तान भी इंडिया ही था और बांग्लादेश भी इंडिया ही था, तो मतलब ये इंडिया में ही ड्रेन कर रही है। ठीक हुई बात? चलो, तो जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो इंडिया और बांग्लादेश में फॉर्म कर रही हैं किसको? एक बड़ी सी वैली को। इट प्रोवाइड्स द बेस्ट कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इस वैली में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बम्पर होता है। यहाँ पर फर्टाइल बेसिन है जो नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश
में फैले हुए हैं। ठीक हुई बात। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह तुम्हें यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। बांग्लादेश भी जूट की एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड में नोन है, रिकॉग्नाइज्ड है, जाना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेम ऑफ रिवर, एशियन रिवर देखेंगे। 20 लॉन्गेस्ट एशियन रिवर। यंग्स की जो लंबाई है वो है 6300। येलो रिवर जिसे हुआंग हे रिवर या हुआंग हो रिवर भी कहते हैं, उसकी लंबाई है, लेंथ है 5464 मीटर। मैकोंग रिवर 4909। लीना 4400। इर्तिश रिवर 4248। येनीसे 4090। ओब 3650। ये लर्न कर लेना बेटा। बेटा अब 8th नंबर पे जो रिवर है जिसका नाम है नेज़नैन तुंगुस्का रिवर। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत किया हो क्योंकि वो मुझे खुद पढ़ना नहीं आ रहा है। नेज़न्याय तुंगुस्का रिवर, इसकी लेंथ है 2989। अब हम देखेंगे इंडस रिवर 2900। ब्रह्मपुत्र रिवर भी 2900। तो इन दोनों की लेंथ आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों रिवर की कितनी 2900। देन इंडस ब्रह्मपुत्र हो गई, फिर आएगी आमूर रिवर। आमूर रिवर है 2824। साल्विन रिवर है 2700। यूफ्रेटिस 2800। विल्यूई रिवर 2650। अमू दरिया 2540। गंगेस मतलब इसे बोलते हैं हम रिवर गंगा भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, रिवर गंगा। तो रिवर गंगा 2510। इशम रिवर 2450। यूराल रिवर 2428। पर्ल रिवर जो चाइना में है 2400। ओलियन यॉर्क रिवर 2292। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना। तो बेटा ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है, इनको 3 रिवर मिलके बनाती हैं। वो 3 रिवर हैं हुआंगे जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं, चांगजियांग जिसे हम येंग्स रिवर कहते हैं, और शीकियांग रिवर, चांगजियांग रिवर और हुआंगे रिवर। येलो रिवर, यांग्स रिवर और शीकियांग रिवर मिलके बनाती हैं ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना। बेटा ये तीनों ही रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और किस में मिल जाती हैं, पैसिफिक ओशन में, मतलब इनका माउथ होता है पैसिफिक ओशन में। जो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, कुछ भी ग्रो करो इजीली ग्रो होता है। जो रिवर हुआंगे है ये राइज करती है कहाँ से, वेस्ट सेंट्रल चाइना से, और फिर फ्लो करती है सेमी सर्कल वे में, पासिस थ्रू गोबी डेजर्ट, पूरे गोबी डेजर्ट से पास होती हुई सेमी सर्कल बनाती हुई आती है। ये जो रिवर है इसमें बड़े अमाउंट में फाइन येलो सैंड होती है। कब होती है, बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ बोहाई। बोहाई के गल्फ में एंटर होने के पहले इसमें हम येलो सैंड देख सकते हैं, बहुत ही फाइन येलो सैंड हम देख सकते हैं। तो हुआंगे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट सेंट्रल चाइना से। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप्स और आर्किपेलागोस। ईस्ट में और साउथ ईस्ट में बहुत सारे आइलैंड हैं, ठीक है बात। लाई इन द सी एडजॉइनिंग मेनलैंड, मेनलैंड से ज्वाइन करती हुई जो सी है उसमें हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, आइलैंड मिल जाएंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल हमारे मेनलैंड को ज्वाइन करता है, वहाँ पर हमें मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। अरेबियन सी भी हमारे मेनलैंड को ज्वाइन करता है वेस्ट साइड में, वहाँ पर मिलेगा हमें लक्षद्वीप। ये जो आइलैंड है ये अनब्रोकन चेन होते हैं आइलैंड्स की। ये जो चेन है वो स्टार्ट होती है टिप ऑफ कमचटका पेनिनसुला, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कमचटका पेनिनसुला से ये टिप स्टार्ट होती है, अप टू कहाँ तक पहुँचेगी, कुरिल, जापानीज, फिलीपींस, ryukyu, इंडोनेशिया आइलैंड तक पहुँचेगी। या इनके बीच में जो शी होती है वो शैलो होती है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है। मतलब जो देखो 2 आइलैंड के बीच में जो हमें सी मिलेगी बच्चा वो शैलो होगी, उसकी जो डेप्थ होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है बात। सो देयर आर शैलो सीज बिटवीन दीज आइलैंड्स एंड द मेनलैंड ऑफ एशिया, मेनलैंड ऑफ एशिया और ये आइलैंड के बीच में जितनी भी आपको सी मिलेगी वो शैलो होगी, ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होगी। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, बिटवीन मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में हमें मिलेगा मलाया आर्किपेलगो। किस किस के बीच में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में मिलेगा हमें मलाया आर्किपेलगो। ये जो मलाया आर्किपेलगो है ये लार्जेस्ट सिस्टम है आइलैंड ग्रुप्स का, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स कौन सा है, मलाया आर्किपेलगो। इसमें आएगा न्यू गिनिया, सुल्वेसी, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, बाली, तिमोर और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स। जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी आइलैंड है वेस्टर्न सदर्न पैसिफिक में,
वेस्टर्न साउथ पैसिफिक में, वेस्टर्न साउथ पैसिफिक में जो न्यू गिनी आइलैंड है, या इस तरीके से कहें कि ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ कोस्ट पे जो न्यू गिनी आइलैंड है, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा बेटा? ग्रीनलैंड। सेकेंड नंबर किसका आता है? न्यू गिनी आइलैंड का। चलो, अब ये जो न्यू गिनी आइलैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है वेस्टर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ में आता है ईरियन जया जो कि एक इंडोनेशिया का प्रोविंस है, और ईस्टर्न हाफ में आता है पापुआ न्यू गिनी। जापान में 6872 आइलैंड्स हैं। जापान कंप्राइजेज ऑफ 6872 आइलैंड। बड़ी बात है, ध्यान से सुना। आउट ऑफ दिस आइलैंड देयर आर 4 लार्ज आइलैंड नॉर्थ टू साउथ नेमली। सुनो मेरी बात, टोटल जापान में कितने आइलैंड है? 6872 आइलैंड से मिलकर बना है जापान। इसमें से 4 बड़े मेजर हैं, वो हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। सिंचन जैसा लग रहा है ना? नियरली 97% ऑफ जापानीज पीपल लिव इन दिस 4 आइलैंड। 97% तो इन 4 आइलैंड पे ही रहते हैं, बाकी बचे हुए 6000 आइलैंड, 6000 से भी ज़्यादा आइलैंड पे। जो फिलीपींस है उसमें 7000 आइलैंड्स हैं। आउट ऑफ दीज आइलैंड ओनली 2 आइलैंड आर लार्ज। देखो 7000 आइलैंड से मिलकर बना है फिलीपींस, और जापान किससे से? 6872 से। पर इसमें से 2 ही बड़े आइलैंड हैं। वो 2 बड़े आइलैंड हैं लुजोन और मिंदानाओ। बीइंग इन द टाइफून बेल्ट, ये टाइफून बेल्ट में है, टाइफून हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के टाइफून बेल्ट में है लुजोन और मिंडानो। तो जो फिलीपींस है यूजुअली कन्फ्रंट्स वायलेंट साइक्लोनिक स्ट्रॉम। तो ऑब्वियसली बात है कि फिलीपींस में क्या आते रहते हैं बच्चा? वायलेंट साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स। अब अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में तो 18,000 आइलैंड्स है। कितने? 18,000 आइलैंड है इंडोनेशिया में। जापान में 6,800। फिर हमने बात की जापान के बाद किसकी बात की? अभी हमने किसकी बात की? फिलीपींस की। तो फिलीपींस में कितने हैं? 7,000। और भैया इंडोनेशिया ने तो रिकॉर्ड ही छोड़ दिया, 18,000 आइलैंड्स हैं। आउट ऑफ दिस आइलैंड सुमात्रा, जावा, कालीमांता, अ पोर्शन ऑफ बोर्नियो आइलैंड एंड सुलवेसी ये बिगेस्ट वन है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप, और जो इंडोनेशिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है आइलैंड का। बहुत सारे स्मॉल आर्कीपेलगोज हैं इंडियन ओशन में भी, अरेबियन सी में। देयर आर लो कोरल आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑन द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया क्या मिलेगा हमें? एक आइलैंड जिसका नाम है श्रीलंका, हमारी नेबर कंट्री भी है। अंडमान एंड निकोबार मिलेगा हमें बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप मिलेगा हमें अरेबियन सी में। ठीक है, बात श्रीलंका बिल्कुल हमारा नेबर है, पर पानी वाला नेबर। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।